नमस्ते दोस्तों। कक्षा 12वीं हिंदी 9वीं इकाई की चर्चा हम लोग कर रहे थे। पद्य 9वां बाढ़ की संभावनाएं, कवि दुष्यंत कुमार और साहित्य प्रकार गज़ल। दोस्तों, अगले भाग में हमने गज़ल साहित्य स्वरूप का परिचय प्राप्त किया। कवि दुष्यंत कुमार का आधुनिक गज़लकार के रूप में उनका साहित्यिक एवं जीवन परिचय प्राप्त किया और बाद में इस गज़ल में अलग अलग शेरों में जिस प्रकार की भावाभिव्यक्ति हुई है उसकी चर्चा भी हमने की। इसी गज़ल को अब हम आज के भाग में आगे बढ़ाएंगे। आज हम अलग अलग शेर में कवि ने जो भाव व्यक्त किए उसे पढ़ेंगे और उनके शब्दों की समझ के साथ यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वह करेंगे। सबसे पहले इस गज़ल को गाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग। ये गज़ल गैर मुसल्स प्रकार की गज़ल है। इस गज़ल का प्रत्येक शेर अलग अलग भाव को अभिव्यक्त करता है। दोस्तों, आप किताब में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं इस गज़ल का अपने ढंग से गाने का प्रयत्न करूंगा और फिर उनके एक एक शेर को हम समझते जाएंगे। तो आप सभी अपनी किताब में ध्यान दीजिए। बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। चिड़वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी और दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए। हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। अब हम इस गज़ल का एक एक शेर जो है उसे लेते जाएंगे और उनका स्पष्टीकरण जो है वह करते जाएंगे। तो पहला शेर है, कवि कहते हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। कवि कहते हैं पहले शेर में कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ आने की संभावनाएं हमेशा नदियों के किनारे बनी रहती है। जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो नदी में बाढ़ आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नदियों के किनारे पर
इंसानों की बस्ती जो है, उसके जो घर है वह बने हुए हैं। तो पहले ही शेर में कवि कहते हैं कि नदियों के किनारे बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती है, उसके बावजूद भी नदियों के किनारे घर बने ही रहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि कवि यह कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से हार मानकर मनुष्य जो है वह अपना घर बार छोड़कर चला नहीं जाता। हम ये जानते हैं कि नदी के आसपास के गांव, कस्बे, बस्तियां जो है, उसमें हर साल ज़्यादा बारिश आने पर पानी जो है वह आ जाता है और उसमें उस गांव की बस्तियों के लोगों के कई चीज़ें जो है वह बह जाती है। पशु पक्षी, उनके जो पालतू है, उनकी चीज़ें हैं, उनके खेतों में पानी गिर जाने के कारण उसकी फसलें नष्ट हो जाती है। उसके बावजूद भी वे लोग अपने स्थान को, अपने घर को छोड़कर चले नहीं जाते हैं, वह वहीं पर रहते हैं। कवि कहते हैं कि इंसान जो है प्रकृति से भी न हार मानकर अपने घर परिवार जो है उसे छोड़कर कभी जाता नहीं है, बल्कि कुदरत की उस तूफान के सामने, समस्याओं के सामने वह संघर्ष करके जीता रहता है। फिर से एक बार ये पहला शेर जो है उसका भावार्थ दोहरा देता हूँ। कवि कहते हैं कि नदियों के किनारे बाढ़ आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के घर नदियों के किनारे बने हुए हैं। लोग जो है वह प्राकृतिक आपदाओं से हार मानकर अपने घर बार छोड़कर चले नहीं जाते, बल्कि वहीं पर रहकर अपना जीवन पायन करते रहते हैं। दूसरा शेर है, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़ का अर्थ होता है एक ऐसा पेड़, वृक्ष जो बहुत लंबा होता है और बहुत नाजुक होता है। ये चीड़ का जो वन है, चीड़ का जो पेड़ है, उसमें से एक लीसा नाम की गोंद निकलती है और उसमें से टर्पेंटाइन बनता है, टर्पेंटाइन तेल बनता है। तो चीड़ जो है वह एक नाजुक ऊंचा पौधा होता है। वह इतना नाजुक होता है कि थोड़ी सी हवा अगर ज़्यादा आ जाए तो गिरकर टूटने की संभावनाएं रहती है। आंधी का अर्थ होता है तेज हवा, तूफान। दरख्त शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। तने इस शब्द का अर्थ है कि जमीन के ऊपर का पेड़ का जो भाग है, जहाँ से पेड़ की शाखाएं निकलती है, वह मोटा सा भाग, उसे तना कहते हैं। कभी क्या कहते हैं, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। नाजुक अर्थात कोमल। कभी कहते हैं कि चीड़ के वन में आंधियों की, तूफान की तो बात ही नहीं की जा सकती। थोड़ी सी हवा लगने पर भी ये चीड़ के जो पेड़ है वह गिरकर टूट जाते हैं, तो आंधी की तो बात ही नहीं की जा सकती। फिर वह कहते हैं, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, कि इन वृक्षों के तने जो है वह बहुत ही कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं। और ऐसे वन में अगर हम आंधी की बात करें और आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो पूरा का पूरा वन जो है वह धराशायी हो जाता है। सांकेतिक रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि जिनमें संघर्ष करने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, बहुत ही नाजुक कोमल जिसका जीवन है, वहाँ छोटी सी समस्या भी बड़ा स्वरूप ले लेती है। तो वहाँ अगर बहुत सारी समस्या एक साथ आ जाए तो वह व्यक्ति जो है वह हार मान लेता है, वह संघर्ष कर सकता नहीं है। फिर से इस दूसरे शेर का एक बार भावार्थ जो है वो मैं समझा देता हूँ। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। कभी कहते हैं कि चीड़ के वन में आंधियों की तो बात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनके जो तने हैं वह बहुत ही नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। वह थोड़ी सी हवा लगने पर भी टूटकर गिर जाते हैं। और वहाँ अगर
ज़्यादा आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो पूरा का पूरा जो वन है वह धराशायी हो सकता है। तीसरा शेर है, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। तीसरे शेर में कवि कहते हैं कि इंसान इतना भी निराश नहीं हुआ है, इतना भी पस्त नहीं हो गया है कि फिर से उसके मन में, उसके हृदय में आशा जो है वह न जन्म ले सके। इंसान आईनों की तरह नहीं टूट गया, क्योंकि उसके मन में अभी भी, उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने की जो आशा है वह अभी भी जिंदा है। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है। कभी कहते हैं कि इंसानों के चेहरे, आदमी के चेहरे ऐसे टूट गए नहीं है, इतने भी हताश नहीं हुए, पस्त नहीं हुए कि उसमें फिर से कुछ कर गुजरने का हौसला न हो। कभी इस बात को आईने के उदाहरण के बाद से समझाते हैं। कोई आईना है, वह एक बार टूटकर गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है, फिर उसके जुड़ने की संभावनाएं नहीं रहती। इंसान में निराशा है, परास्तता का भाव है, लेकिन वह इतना भी नहीं टूटा है कि फिर से वह कुछ कर न पाए, उसको कर गुजरने की कोई शक्ति शेष न रह गई, वो ऐसा नहीं। हताशा उसके चेहरे पर है, लेकिन आईने की तरह नहीं है। जैसे आईना टूटकर चकनाचूर हो जाता है, इंसान इतना चकनाचूर नहीं हो जाता कि वह फिर से कुछ कर न सके, उसमें आशा की कोई किरण न रही। तो इस शेर में कभी बताना चाहते हैं कि इंसान के मन में, हृदय में, उसके चेहरे पर से निराशा अवश्य दिखाई देती है, लेकिन अभी भी उसके हृदय में, उसके चेहरे में वह भाव है कुछ कर गुजरने का। तो तीसरा शेर फिर से एक बार मैं उसका भावार्थ जो है वह समझाता हूँ। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। कवि कहते हैं कि इंसानों के चेहरे इतने भी निराश नहीं हुए कि उसमें कुछ कर गुजरने की आशा ही शेष न रह गई। वह इतने भी परास्त नहीं है जैसे कोई आईना टूटकर चकनाचूर हो जाता है और फिर उसे जुड़ने की कोई संभावना नहीं रहती है। इंसान के चेहरे पर से इतना भी निराशा का भाव अभिव्यक्त नहीं होता है, अभी भी उसके हृदय में, उसके मन में कुछ कर गुजरने की चाह जो है वह शेष है। चौथा जो शेर है उसमें कवि कहते हैं, आपके कालिन देखेंगे किसी और दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने है, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने है। आपके कालिन देखेंगे किसी और दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। कालीन का अर्थ होता है एक बड़ा रंग बेरंगी गलीचा, और कीचड़ का अर्थ होता है गीली मिट्टी। कालीन शब्द का एक अर्थ यहाँ सांकेतिक अर्थ लेना है वैभव, समृद्धि, सुख समृद्धि, धन संपत्ति। कवि कहते हैं कि आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। इसका अर्थ होता है, कवि कहना चाहते हैं कि आपका जो सुख समृद्धि है, वैभव है, वह हम किसी और दिन देखेंगे, क्योंकि आज हम खुद कीचड़ में सने हैं का अर्थ है दुख, कष्ट, पीड़ा में है। और ऐसे में अगर हम आपकी सुख समृद्धि को देखेंगे तो आपकी सुख समृद्धि है उसे देख नहीं पाएंगे, हमें ईर्ष्या होगी, दुख का भाव होगा, पीड़ा का भाव होगा, और ऐसे में आपकी मेहनत करके जो सुख समृद्धि वैभव आपने कमाया है उस पर भी दाग लग जाएगा। जब इंसान खुद दुख में होता है, पीड़ा में होता है, तब वह दूसरों की सुख समृद्धि वैभव जो है उसे देख नहीं होता है, उसके प्रति ईर्ष्या भाव उसके मन में पैदा होता है। कभी खुद इस समय कष्ट में है, पीड़ा में है,
तो वे कहते हैं कि आपकी सुख समृद्धि जो है वह हम किसी और दिन देखेंगे, क्योंकि आज तो हम खुद कष्ट में है, पीड़ा में है। और ऐसे में अगर आपका वैभव देखेंगे तो आपके उस वैभव पर भी दाग लग जाएगा। फिर से मैं इस चौथे शेर का भावार्थ आपको समझाता हूँ। आपके कालीन देखेंगे किसी और दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने। कवि कहते हैं कि आपका वैभव, आपकी सुख समृद्धि हम किसी और दिन देखेंगे, क्योंकि इस समय तो हम खुद कष्ट में, पीड़ा में है। और ऐसे में आपका वैभव देखेंगे तो हमें ईर्ष्या होगी और आपकी जो सुख समृद्धि है, वैभव है, उस पर भी दाग लग जाएगा। फिर पांचवा जो शेर है उसमें कवि कहते हैं, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। झुनझुने का अर्थ होता है एक खिलौना, झुनझुन आवाज करने वाला एक खिलौना। सभा मतलब आदमियों का समूह। कभी क्या कहते हैं पांचवें शेर में कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। यहाँ झुनझुने कहने का कवि का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति का मन चाहा उपयोग कर लिया जाए, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, इस प्रकार का उपयोग करके उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा यहाँ पर संकेत मिलता है। तो कवि ने ऐसे आदमी को जो मन चाह उपयोग करके लोग छोड़ देते हैं, उसी को अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए झुनझुना खिलौना शब्द का इस्तेमाल किया कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में। कवि कहते हैं कि आदमियों की इस सभा में जिस तरह मन चाहो हमारा उपयोग कर लो, हमारी कोई हैसियत ही नहीं। हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं, जैसे हम आदमी है ही नहीं, मनुष्य है ही नहीं, हम झुनझुने खिलौने के समान है, जिसका भी मन चाहा वह उपयोग करके चला जाता, हमारी कोई हैसियत ही नहीं। तो फिर से एक बार इस पांचवें शेर का भाव जो है वह अभिव्यक्त कर देता हूं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। कभी कहते हैं कि आदमी की सभा में, समूह में मन चाहा हमारा उपयोग कर लिया जाता है, जैसे हम आदमी ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं। आदमियों की सभा में जैसे खिलौना समझकर हर कोई मन चाहा उपयोग करके हमें छोड़ देता है, हम आदमी नहीं है, हम झुनझुने खिलौने के समान बन गए हैं। फिर से अंतिम जो पंक्ति है, शेर है, उनका भावार्थ समझ लेते हैं। अंतिम शेर में कवि कहते हैं, अब तड़पते से गजल कोई सुनाए, हम नहीं है। अब तड़पते से गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊँघे हुए हैं अनमने हैं, हम सफर ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। अंतिम शेर में कवि कहते हैं, तड़पती सी का अर्थ होता है फफड़ती हुई, हम सफर का अर्थ होता है साथ साथ चलने वाला, ऊँघे हुए का अर्थ है निद्रा की अवस्था में, अनमने का अर्थ है उदास, शिथिल। कवि कहते हैं कि अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊँघे हुए हैं अनमने। कवि कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले हमारे जो साथी है, हम सफर है, वह सभी के सभी ऊँघे हुए हैं। अब उनमें उत्साह का संचार हो, ऐसी तड़पती सी फफड़ती सी कोई गजल जो है उसे सुना दे, क्योंकि वे अर्धनिद्रा की अवस्था में है और उदास है, शिथिल है। कोई ऐसी फफड़ती गजल सुनाए ताकि उनमें चेतना का संसार हो और वे हमारे साथ इस रास्ते पर फिर से आगे चल पड़े। फिर से मैं एक बार अंतिम शेर को दोहरा जाता हूँ। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊँघे हुए हैं अनमने।
कवि कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले साथियों को कोई फफड़ती हुई गज़ल अब जो है वह सुना दे, क्योंकि हमारे हमसफ़र जो है, हमारे साथी जो है, वह अर्धनिद्रा की अवस्था में है, वह ऊँघे हुए है, उनमें शिथिलता है, चेतना का अभाव है। कोई ऐसी फफड़ती हुई गज़ल सुना दे ताकि उनमें उदासी जो है वह दूर हो और फिर से हमारे साथ सफ़र पर वह चल पड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार इस गज़ल में अलग अलग शेरों में कवि ने अलग अलग प्रकार की भावभूमि प्रस्तुत की है और उसके माध्यम से इसका जो भाव है वह अभिव्यक्त हुआ है। तो यह गज़ल जो है उसके अलग अलग शेरों के भाव मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये 9वीं इकाई जो है उसे पूरी करते हैं। धन्यवाद।